Hello students, how are you? Now today I am going to teach you about electronic configuration। बच्चों एलिमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा है और आप सब जानते हो कि केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन द एलिमेंट्स, और एलिमेंट से ही ये पूरे यूनिवर्स की संरचना होती है। क्योंकि अगर एलिमेंट्स नहीं है तो कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, और मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं तो फिर मिक्सचर नहीं बनेगा, फिर मैटर्स नहीं बनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि एक एलिमेंट को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। तो हम इस तरीके से देते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर x इज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, z यहाँ लिख दिया हमने और यहाँ लिख दिया a। तो x क्या है बच्चों? सिंबल ऑफ एलिमेंट। z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और a क्या हो गया? मास नंबर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो z जो एटॉमिक नंबर है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, एंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है। यानी आप कह सकते हो z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। ये आपको समझ में आता है और ये आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, नाउ मास नंबर क्या है बच्चों? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आप कह सकते हो कि A इज इक्वल टू n प्लस पी। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो आपके एटम्स के न्यूक्लियस में होते हैं, उनको हम लोग सिंपली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि बच्चों, अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम हो तो इसका मतलब है आपको ये पता है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम। उसके एटॉमिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं और हम लिखें क्लोरीन 1735। अब आप बताओ यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। अब ये 35 पे, ये 17 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? यहाँ से देखो, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो n इज इक्वल टू मास नंबर कितना है आपको यहाँ पे? 35, और प्रोटॉन कितना होगा? 17। दोनों को माइनस कर दिए, 18 आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। और आप सब ने पढ़ा है, बोर्स मॉडल पढ़ रखा है, थोड़ा सा उसका आपको अर्ली कॉन्सेप्ट जो है वो आप सबको पता है। तो उस चीज़ को मैं फिर यहाँ पर एक बार आपको बताता हूँ, और फिर हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो अब बच्चों देखो, आपको अभी हमने बता दिया कि एटम्स के बारे में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने अब तक पढ़ा है कि किसी भी एटम में, अब तक आपने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है कि दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट, और इसको आप क्या कह सकते हो? सेल कह सकते हो। ये हम बात इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन्स एंड। तो बच्चों, एटम्स के अंदर क्या होता है, हमने जो पढ़ा है कि ऑर्बिट्स होते हैं, सेल होते हैं, और उस सेल को जैसे अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें कि ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में आपको मान लो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके सराउंडिंग में आपको सेल्स होंगे। तो ये पहला सर्कुलर पाथ है, ये आपको दूसरा सर्कुलर पाथ है, ये आपको तीसरा सर्कुलर पाथ है, और इसी सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसको K, इसको L और इसको M कहते हैं। हम कहते हैं कि नाउ दीज आर द एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल, और इस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
आ रही बात समझ में आपको? तो एनर्जी लेवल और सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, और इसका जो हम लोगों ने डेजिग्नेशन दिया या इसको रिप्रेजेंट किया एनर्जी सेल को, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स KLM। फर्दर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप NOP लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? K से करते हैं। और प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों फिक्स है, जो आपने पढ़ा है। K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2। L में फिक्स कर सकते हो मैक्सिमम 8, M में 18 और N में मैक्सिमम 32। दिस इज़ द एकोमोडेशन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिट। बच्चों देखो, मान लो कि एक तरीके से आप ऐसा सोचना शुरू करो, स्कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छे से आपको इसी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि बच्चों स्कूल है, इस स्कूल को आप कंपेयर कर लो एटम से, ठीक है। अब स्कूल के अंदर आपको मान लीजिए वो एक पार्ट ऐसा होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, उसको आप मान लो कि वो सेंट्रल पार्ट जो है आपका ऑफिस है, और कह सकते हो कि प्रिंसिपल चैम्बर हो गया। इसको आप न्यूक्लियस मान लो क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है। अच्छा, अब इसके इर्द गिर्द ऑफिस और प्रिंसिपल चैम्बर, यहीं से तो हमारे सिस्टम चालू होते हैं। जितने भी आपके क्लासेस हैं उनको आप ऑर्बिट मान लो और एनर्जी लेवल मान लो। क्यों एनर्जी लेवल मान सकते हैं या सेल कह सकते हो इसको? इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, एक्चुअल में अब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप यू आर गोइंग टू कंपेयर स्टूडेंट्स को आप क्या बोलने जा रहे हो यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, किस क्लास में, किस ऑर्बिट में कितने बच्चे बैठेंगे? मान लो हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करो कि हम सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं क्लास 6। तो अगर क्लास 6 में सपोज करो, एक तरह से सिंपल हम एज्यूम करके चले कि क्लास 6 में बच्चों की संख्या जो है 40 है। इसका मतलब वहाँ पर 40 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दीज 40 इलेक्ट्रॉन्स इज आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 6। इस ऑर्बिट नंबर 6 को हम रोमन में से 6 से दिखा दिया। अब लेकिन ये 40 जो इलेक्ट्रॉन्स उस क्लास के अंदर जाएंगे, क्या 6 में सेक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है कि उसमें A और B 2 सेक्शन बना दी गई हो, कि 20 बच्चे इसमें बैठेंगे या 20 बच्चे यहाँ बैठेंगे, या कह सकते हो कि 10 बच्चे यहाँ बैठेंगे, 20 बच्चे यहाँ बैठेंगे। ये डिपेंड करता है कि उस रूम की कैपेसिटी के ऊपर। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर, ये तो एक 2 डायमेंशनल प्लानर कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपके एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम एक सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल देयर आर प्रेजेंट ए नंबर ऑफ सब सेल्स, यानी कि एक ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सब सेल होता है। जैसे एक क्लास में सेक्शन हो जाते हैं ABC, तो उसके अंदर सब सेल होता है या सब लेवल होता है, सब एनर्जी लेवल होता है। ओके, अब ये सब एनर्जी लेवल आपका सेक्शन हो गया। लेकिन अब ये 40 बच्चे जब उस क्लास में जाएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ? ऑब्वियसली दे हैव बेंचेस। तो जो बेंच है बच्चों, उस बेंच को आप कह सकते हो ऑर्बिटल। और आपको मालूम है कि एक बेंच पे अगर डुअल बेंच है तो मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से ऑर्बिटल की, हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी की होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। यानी कि हर बेंच पर 2 बच्चे बैठेंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा क्लियर करें तो ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो क्लास है वो ऑर्बिट हो गया, सेल हो गया, क्लास का जो सेक्शन ABC हो गया वो सब सेल हो गया, और उस सेक्शन में पर्टिकुलरली जो बेंचेस लगे होंगे जहाँ पे आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा वो ऑर्बिटल हो गया, और उस स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बैठने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में, जैसे मान लो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो या किसी बच्चे के बारे में पता करना हो कि वो बच्चे स्कूल में पढ़ता है,
तो सबसे पहले तो हम स्कूल के बारे में पता करेंगे, किस स्कूल में पढ़ता है। फिर वहाँ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पता करें कि वो बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। क्लास में भी फिर सेक्शन में पता करेंगे, क्लास के बाद सेक्शन, और सेक्शन में अगर पता चल गया तो जाके देखेंगे वो किस एक्चुअल में किस बेंच पर बैठा है, तब हमें जाके वो बच्चा दिखाई देगा। अब आपको समझ में आ रहा है? यानी कि आप एलिमेंट्स में अगर आगे की तरफ बढ़ना चाहो तो इस तरीके से ऑर्बिट, सबसेल, ऑर्बिटल की बात आती है। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने KLMN पर अब तक पढ़ा है। अब इसका देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से, और उसके अंदर जो सबसेल है उसको हम SPDF से डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि ऑर्बिट K, इसको हमने फर्स्ट ऑर्बिट मान लिया, क्योंकि पहला है, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक सबसेल होगा S। फिर हम दूसरे ऑर्बिट की बात करते हैं L2, इसमें चूंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, तो इसमें दो सबसेल आपके आएंगे। एक सबसेल आएगा आपका तो S है ही, एक दूसरा आ जाएगा P, यानी कि S और P। फिर KL के बाद M आ गया, जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। तो यहाँ पर जो आपको सबसेल आएगा S, P और D, यानी इसमें 3 सबसेल हो गए। उसी तरह से अगर आप KLM के बाद N में आ जाओ 32, तो यहाँ जो ऑर्बिट होगा सबसेल होंगे, पहला S होगा, देखो मैं कलर सेम चेंज यूज कर रहा हूँ, दूसरा P होगा, तीसरा बच्चों D होगा, चौथा F होगा। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्बिट था, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में या उस पर्टिकुलर सेल में कौन से सबसेल होंगे वो उनके बारे में यहाँ दिखा दिया मैंने। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसकी कैपेसिटी की है कि कितनी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की, 2, L की है 8, M की है 18 और N की है 32। इज इट क्लियर? अब लेकिन उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो अकोमोडेट कर सकते हैं उनको तो इस सबसेल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, जो आपने अब तक पढ़ा है। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल करेंगे। आ रही बात समझ में ना? तो किस तरीके से करेंगे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं S, P और D की भी कैपेसिटी फिक्स होगी ना? बिल्कुल फिक्स होनी ही होनी है। S, P और D की कैपेसिटी तो फिक्स होनी है। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर उनकी कैपेसिटी फिक्स नहीं होगी तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर बता देते हैं आपको, जो S की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। P की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। D की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, और F की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स की है। आ रही बात समझ में? यानी KLMN की जो कैपेसिटी है 2, 8, 18 और 32 है, जबकि SPDF में अब जाएंगे, सबसेल में जाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो S में मैक्सिमम 2, चाहे वो S पहले का हो, ये दूसरे का हो, या तीसरे का हो, या चौथे का हो। तो बच्चों देखो, S चूँकि फर्स्ट ऑर्बिट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ S जिस ऑर्बिट का होगा हम उस ऑर्बिट के सेल का नाम, सेल नंबर डाल देंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि वो 2 का है या 3 का। जैसे अब हम क्या करेंगे वो देखो आप, हम क्या करेंगे, इसके पीछे 1S लिख देंगे, यहाँ पर 2S, यहाँ पर 2P, चूँकि ये थर्ड सेल का हो गया तो 3S, 3P, 3D, ये फोर्थ का हो गया तो 4S, 4P, 4D, 4F। इसको हमने पहला सेल माना था, फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट था, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट था, ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट था। तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई बच्चों कैसे है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, हम एक बार फिर से आपको आगे समझाते हैं। ओके,
तो ना लुक एट हियर, अब आपको हम यहाँ से आगे समझाते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे मान लो ऑर्बिट, यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं KLMN, सबसेल K में 1s, 1 for because it is the first orbit, it is second orbit, L is second, M is third, N is fourth। तो यहाँ पर L में हो गया 2s 2p, M में हो गया 3s 3p एंड 3d, N में हो जाएगा आपको 4s 4p 4d एंड 4f। क्लियर। अब कैपेसिटी फिक्स है बच्चों, जो एस सेल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, पी की मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की है, डी की मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन की है, एफ की मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसका मतलब है अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम एसपीडीएफ में करेंगे तो किस सीक्वेंस में करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबसेल हमें पहले फिलअप करना है। आप आगे जब जाओगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो आप बाओ प्रिंसिपल पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप हम प्रैक्टिस के लिए चीज़ बता रहे हैं, तो आप कैसे वो चीज़ करोगे उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है वीडियो पॉज करना, टेक द स्क्रीनशॉट ओके, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना और उसके बाद जो है आप आगे की तरफ बढ़ना। तो नाउ लुक एट हियर, जो मेन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल का रूल क्या है। सबसे पहले बच्चों उस ऑर्बिटल को याद कर, सबसेल को सीक्वेंस याद करने के लिए आप 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे लिख लो। फिर 1s में 2 नहीं है तो यहाँ पे 2p लिख लो, यहाँ पे 3p लिख लो, 4p लिख लो, 5p लिख लो। यहाँ पर आप लिख लो 2 में d नहीं आता है, यहाँ 3d लिख लो, यहाँ पर 4d लिख लो, 5d लिख लो। थर्ड में f सेल सबसेल नहीं आता तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 4f, यहाँ पे 5f, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ 6x लिख लो, 6p लिख लो, 6d लिख लो, 6f लिख लो। ओके, अब बच्चों देखो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एरो स्टार्ट करना है, एरो देना है इस तरीके से, लाइक दिस। ये एरो मार्क आपने दे दिया, एकदम बिल्कुल एरो स्ट्रेट होना चाहिए। मान लो यहाँ 7s होता। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इस एरो को, एरो के हेड को उसके बैक टेल से जोड़ देना है, लाइक दिस। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो सीक्वेंस आपको मिलेगा उस सीक्वेंस को जरा देखो, 1s 2s, आप इस तरह से घूमना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से आप घूमेंगे। ओके, 1s के बाद आप कहाँ जा रहे हो देखो, 2s, मैं उसके ऊपर ब्लू इंक से रिपीट कर रहा हूँ, 2s आप फिर टर्न करके पीछे जाइए, 2p, देन कम टू 3s 3p 4s 4s के बाद से फिर पीछे जाइए, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p, लाइक दिस। आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब इस सीक्वेंस को जरा आप बच्चों कॉपी में नोट कर लो, ठीक है कैसे। हाँ, तो बच्चों क्या करना है अपने को कि जो सीक्वेंस आपको मिला इस सीक्वेंस को आप देख लो कैसे नोट करना है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप ज़रा देखिए, सबसे पहले क्या आ गया, 1s, देन 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p। मैं इस सीक्वेंस को पढ़ रहा हूँ, 5s 4d 6s 4f 5d 6p 7s 5। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि क्या इस चीज़ को अगर हम ऐसे हमेशा बनाकर याद नहीं, तो बच्चों एक बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। आप ऐसे लिखिएगा, लुक एट हियर, स्कूल स्कूल SS, स्कूल स्कूल, फिर लिखो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर लिखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बार रिपीट करना है। फिर आप लिखेंगे
फेयर दिल्ली पब्लिक स्कूल और फेयर दिल्ली पब्लिक स्कूल FDPS। अब आप क्या करोगे बच्चों, जरा देखो, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लो। मैं एक बार इसको फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ क्या क्या है बच्चों। सीक्वेंस हमारा क्या है, इस फिर से देखो, स्कूल स्कूल 2 बार एस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सॉरी स्कूल स्कूल, फिर आपको क्या लिखना था, पब्लिक स्कूल फिर लिखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर लिखना है FD दिल्ली फेयर दिल्ली पब्लिक स्कूल या एफ के से आप कुछ भी कर ले लो, FDPS दो बार रिपीट करना है। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS ऐसे रिपीट करना है। S को 2 बार, PS को 2 बार, DPS को 2 बार, FDPS को 2 बार। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 1 2 3 लिखते चले, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ जहाँ P है, P की शुरुआत आप डायरेक्ट 2 से करेंगे क्योंकि सेकेंड से 2 3 4 5 6 7। जहाँ जहाँ आपको D है वहाँ 3 से शुरुआत करेंगे, 3D 4D 5D 6D। जहाँ जहाँ आपको F है बच्चों 4 से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग 4 से F की होती है 4 5। अब आपको समझ में 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6, ये सीक्वेंस हो गया। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है बच्चों। आप इसके अकॉर्डिंग जो आपका S और P ब्लॉक का है, चूँकि D और F ब्लॉक की अभी आप प्रैक्टिस ना करें, जो P ब्लॉक है और S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे 4 ब्लॉक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उनको आप इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और इलेक्ट्रॉन्स को उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मान लो आप P ब्लॉक के लिए लेते हैं तो हायर एटॉमिक नंबर में जाइए, हायर एटॉमिक नंबर को आप लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इलेक्ट्रॉन को भरिए। और आप देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 86 में एज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं इसको भरना शुरू करता हूँ तो देखो कैसे भरते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखते हैं इसको समझिए। इलेक्ट्रॉन लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, जैसे 1s है, इसके ऊपर यहाँ ये जो नंबर लिखा जाएगा दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। आगे बात समझ में। हमने एटॉमिक नंबर कितना लिया बच्चों, 86, तो हम भरना शुरू करते हैं 86 को। सबसे पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p6 में 6, p में 6 भरना है, 3s में मैक्सिमम 2, 3p है तो 6, 4s में 2, 3d में बच्चों कितना भरोगे बताओ, d ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 है, फिर 4p है तो 6, 4p में 6 भरेंगे, फिर उसके बाद से 5s में आप कितना भरेंगे 2, और उसके बाद से 4d में कितना भरेंगे, फिर आप भरेंगे यहाँ पर d है तो 10, और 5p में आप कितना भरेंगे बताइए, फटाफट बताइए, 6, 6s में आप कितना भरेंगे 2, 4f आ गया तो इसमें कितना, f में 14, फिर 5d आ गया तो कितना भरोगे 10, और फिर क्या आ गया बच्चों 6p, तो यहाँ भरेंगे 6। अब यहाँ तक आप पहले एक बार काउंट करिए कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो 2 2 4 और प्लस 6 ये 10 हो गए, 2 6 8 प्लस 2 10 हो गए, 10 6 16 और 2 ये 18 हो गया, 10 6 16 और 2 18 हो गया, 14 प्लस 20 10 24 और 6 ये आपको बच्चों कितना हो गया 30 हो गया। ऐड करो 10 10 10, 10 10 20, 20 और 18 और 18 36 और 20, तो 20 प्लस 36 और ये 30 86 हो गया। बहुत आसान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, P में चला गया। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है, सबसेल में जाता है, इसका मतलब वो P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि D और F ब्लॉक में बच्चों देयर इज सम रूल
हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़ा सा है, अदरवाइज आप ऐसा PDF का बहुत आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। आप हायर एटॉमिक नंबर 87, 88, 89 का बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में कुछ किताबों में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जहाँ 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p6 ऐसे करके रहेगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हमको लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप एटॉमिक नंबर लेकर बच्चों कैसे करेंगे, आप 1 to 20 का करिए, जो आपके मेन एस ब्लॉक तक हो जाएगा आपको, उसमें 20 तक करिए। फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी फ़िलहाल आप छोड़ देंगे, जहाँ तक कर सकते हैं करिए। आपको एक्सेप्शनल केसेस आते हैं उसको छोड़ दीजिए, जहाँ समझ में कर लीजिए। फिर आप हायर एलिमेंट्स के करिए, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी लर्न करिए और इसको फॉलो करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। यू विल एंजॉय टू हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सब सेल्स। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, enjoy Google Classroom. This is the Google Classroom, and hoping all of you will enjoy it. Okay. Thank you. Have a nice